सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जनरल हिंदी की बात करने वाले हैं। जनरल हिंदी का जो टॉपिक है वो हर एक एग्जाम के अंदर हमको परेशान करता है, क्योंकि ये हमारे को पहली से लेकर के 10वीं क्लास तक के टॉपिक पूछे जाते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने 10th क्लास तक की तो पढ़ी नहीं है, 10th क्लास के बाद की तो पढ़ी नहीं है हिंदी। दूसरी बात, 10th क्लास में हमने छोड़ दी तो हमको हिंदी आती नहीं है बेसिकली। फिर हमें टीचर्स भी ऐसे मिले, केमिस्ट्री का टीचर ही मिला, उसको भी हिंदी नहीं आती, फिजिक्स के टीचर को भी हिंदी नहीं आती। बोल सब जानते हैं पर आती किसी को नहीं है। तो दिक्कत ये हमारे पास ये है कि हमको हिंदी के नोट्स जो है वो हमारे पास में प्रिपेयर नहीं हो पाए, इसीलिए हमको आती नहीं है। ये तो थी वो बहाने हैं जो कि तुम लोग बनाओगे, पर बेसिकली जो मेन बहाना है वो मैं बताता हूँ। वो बहाना ये है, साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोग और हमारे पास में हिंदी के नोट्स प्रॉपर बने हुए नहीं है। प्रॉपर भी हैं पर वो बिखरे हुए हैं। एक ही कॉपी में अगर हमारे पास में नोट्स होते ना और शॉर्ट एंड स्वीट होते तो हम लोग फटाफट से हिंदी को कर लेते। तो दोस्तों ये प्रॉमिस है मेरा कि जनरल हिंदी के जो भी मैं नोट्स बनवाऊंगा एक तो बिल्कुल प्रॉपर होंगे। दूसरी बात, वो जो नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको एक ही कॉपी में रख लेने हैं और ये आपको हर एक एग्जाम के अंदर आपकी तैयारी में भागीदार बनेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनरल हिंदी की। याद रखना मेरी बात, आपको जो नोट्स बनाने वो एक ही कॉपी से बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले पहली क्लास का जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है वर्णमाला। वर्णमाला का जो टॉपिक लेंगे उससे पहले दो शब्द हैं हमारे पास में, एक तो है वर्ण और एक है ध्वनि। एक और चीज होती है अक्षर, उसकी भी बात कर लेंगे। वर्ण और ध्वनि क्या चीज है? तो जो हम लोग ये बोलते हैं ना, क ख ग ग, है ना, ए आ ई, तो इनका जो उच्चारण है वो उच्चारण कहलाता है ध्वनि, ठीक है। अब दोस्तों ये जो क ख ग ग ए आ ई है, ये है क्या? वर्ण। तो मैं ये बोल सकता हूं वर्ण का उच्चारण क्या कहलाती है? ध्वनि। तो मैं फिर वर्ण क्या है? ये जो ध्वनि है क ख ग ग ए आ ई, इन ध्वनि का सांकेतिक रूप, सांकेतिक लिखित रूप है ना, लिखित रूप क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो गए? समानार्थी हो गए। वर्ण क्या है तो बोलेंगे ध्वनि का सांकेतिक रूप, और ध्वनि क्या है तो हम लोग बोलेंगे कि वर्ण का उच्चारण, ठीक है। अब ये नई चीज है अक्षर। अक्षर क्या है? अक्षर वो है जिसके बीच में तुम सांस नहीं ले सकते, है ना। जैसे अगर तुमने बोला आम, तो आ और मैं के बीच में सांस नहीं लोगे, पूरा एक साथ बोलोगे तब वो अक्षर बनेगा, वरना दोनों अलग अलग रहेंगे तो वो ध्वनि रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अक्षर वो है जिसके जो कि एक ही श्वास में बोली गई ध्वनि या ध्वनियों का समूह हो, ठीक है। ये बातें आप लोग लिख लेना, अपने हिसाब से लिख लेना, यहीं तक पोज करके लिख लेना, ठीक है। यहाँ इसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए इतने मायने रखते, केवल मुझे समझाना था, ये मैंने समझा दिया, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट है हमारे पास जो सबसे पहली चीज, क्योंकि वर्णमाला पढ़नी है तो सबसे पहले हमारे पास में वर्ण, और ये जो वर्ण हैं वो मेरे पास दो प्रकार के हैं। मात्राओं की गलतियां और ये सब मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा आप चिंतित ना हो, क्योंकि मैं भी साइंस वाला हूँ, मुझे पता है भी नहीं पढ़ पाएगा कि यहाँ मात्रा की गलती है। पर हाँ, ये प्रॉमिस है कि जो भी पढ़ेंगे वो काफ़ी नॉलेजेबल होगा, आपको याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। अब देखो स्वर और व्यंजन। सबसे पहले तो भाई साहब ये वर्ण कितने होते हैं? तो सबसे पहला ही प्रश्न है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बोलूँगा दो प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। एक तो उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के, और दूसरा है हमारे पास में कि लेखन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जबकि लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। ये प्रश्न आएगा, पूछा जाता है, लिख लेना। अब वर्णों को जब हम लोग स्वर और व्यंजन में बांटते हैं तो ये भी देख लेते हैं कि 45 अगर उच्चारण के आधार पर आ गया तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होंगे? तो उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10, ठीक है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। और व्यंजन कितने होते हैं? 35। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, ठीक है। लेखन के आधार पर 52 है, तो 52 में कितने स्वर होंगे? तो ये भी याद रखना है। लेखन के आधार पर यहाँ हमारे पास में 13 स्वर होते हैं, जबकि व्यंजन होते हैं हमारे पास में 39 लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर, ठीक है। अब सर ये क्या सर, हिंदी के बच्चे थोड़ी हैं, इतना क्या सर, समझ में नहीं आया। तो देखो, पहली बात तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। स्वर क्या होता है? देखो,
साइंस की भाषा में। यहाँ पे मैं ये नाक बनाया, ये होठ बनाए, ठीक है, ये अंदर जीभ है, ओके, ये कंठ है, और ये कंठ से नीचे हवा, ये नाक से हवा जा रही है, मतलब ये हमारी श्वसन की पाइप है, और ये हमारे पास हो गए लंग्स, ठीक है। तो लंग्स में जो हवा इकट्ठी होती है ना, अगर वो बाहर आते टाइम पे कहीं भी ना टकराए और तुम वो ध्वनि बोल दो तो वो तो है स्वर, ठीक है। मतलब निर्बाध गति से, निर्बाध मतलब बिना रुके, निर्बाध जिसका उच्चारण किया जा सकता है वो तो है स्वर। जिस ध्वनि का उच्चारण निर्बाध किया जा सकता है वो है स्वर। पर अगर बीच में होठ आ गया, तालु आ गया, है ना, या फिर कंठ आ गया, या मूर्धा आ गई, या फिर दांत आ गए, या दंतोष्ट आ गए, ये सबका जो, अगर जीभ आ गई, है ना, तो इन सबका जो अवरोध होगा वो क्या होगा, व्यंजन कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि भाई स्वर क्या है, तो मैं बोलूँगा स्वर वो है जो कि जिसको बोलते समय हमारे अपने फेफड़ों से निकली हुई हवा का कहीं पर भी रुकावट पैदा ना हो, वो तो होंगे स्वर। और अगर रुकावट पैदा होगी तो वो होंगे व्यंजन। इन सब की डेफिनेशंस तुमको अभी मिलने वाली है, टेंशन मत लो, वो एक ही स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके अंदर से तुम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर से 10 स्वर कौन से हैं, तो देखो 10 स्वर है हमारे पास में, ए, आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ठीक है। ये 10 जो है वो है उच्चारण के आधार पर। री इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जब जैसे मैंने बोला कि भाई होठ और जिबान नहीं हिलनी चाहिए, उनका कोई प्रयोग, उनका कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। इन 10 में कोई अवरोध नहीं होता है, इसी वजह से ये 10 हिंदी के स्वर कहलाते हैं। और ये तीनों स्वरों में केवल लेखन में काम आते हैं, ये स्वर इसमें काउंट नहीं होने वाले। समझ में आ गई? ये तो है स्वर। अब व्यंजन कितने हैं? 35 व्यंजन। और कौन कौन से हैं वो भी देख लो। देखो ये अब हम लोग बात करें व्यंजन की, ठीक है। व्यंजन हम लोगों ने बात करी थी कि टोटल कितने हैं, 35 है। तो 35 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंत्यस्थ और उष्म, है ना। उष्म से पता पड़ ही रहा है, श शब्द में आ रहा है तो पता पड़ रहा गर्म चीज है। उष्म में श, श और है ना। ये हमारे पास में 3-4 ये हैं उष्म में, और अंतस्थ में ये लव है, ओके। अब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में सब में 5-5 है, तो 25 और 8 हो गए 33 और 2 ड और ढ, ये दोनों भी इसी के अंदर ट वर्ग में आएंगे। ये मिलाकर के हमारे पास में टोटल होते हैं 35। और अब 4 और कौन से हैं, तो 4 है संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन में हमारे पास में आएगा कौन कौन सा, क्ष, त्र, ज्ञ और आ जाएगा श्रेय, ठीक है। ये हमारे पास में संयुक्त व्यंजन होंगे, ठीक है। इनके नोट्स भी चलो मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुमको, तो उसमें से अलग से बना लेना। बाकी अभी के लिए वीडियो देख लेना ताकि तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो 33 तो ये, और 4 हमारे पास में ये हो गए क्षय, ज्ञ और श्रेय, ओके। ये हमारे पास में टोटल हो गए 39, ओके ना। अब प्रश्न कहाँ से आता है, तो प्रश्न आते हैं हमारे जो आएगा तुम्हारा, देखो वो ये आएगा जैसे तुमसे बोल दिया कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है और संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो जो 4 देखे थे हम लोगों ने वो तो संयुक्त व्यंजन, जो कि हमारे पास में हो गया क्षय, त्र, ज्ञ और श्रेय। उसके अलावा बचे जो 35 हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन होंगे, ठीक है। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण है क्योंकि ये हमारे गले के अंदर, गले से लेकर के मुंह के अंदर स्पर्श करते हुए आते हैं, कंपन पैदा करते हुए आते हैं अंगों में, ठीक है। अब एक बार हम लोग गले की अगर संरचना बनाएं तो देखो, ज़्यादा अच्छी पेंटिंग तो मेरी है नहीं, पर फिर भी मैं ऐसे बनाऊं तो ये दांत, ओके, ये हमारी जीवान हो गई पीछे की तरफ जाती हुई, और ये हमारा कंठ, ओके, ये ऐसे कुछ ऐसी कोई नली, ये हमारे पास में यह कंठ है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से शुरुआत करूँ मैं, कंठ, ये हो जाएगा हमारा तालु, इस वाले भाग को बोलते हैं मूर्धा, ये हमारे हो गए दांत, और ये हो गया हमारे पास में होठ, ठीक है। अब ये इस तरह का कर्व हमको लेना है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे रट लो
क्या हो गया हमारे पास में, कंठ तालु मुर्दा दंत और होठ, कंठ तालु मुर्दा दंत और होठ, कंठ तालु मुर्दा दंत और होठ। ठीक है, अब देखो कंठ तालु मुर्दा दंत और होठ में डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है, क च ट त प, ये हम लोगों ने देखी थी ना, क च ट त प। तो कैसे कंठ, ओके, च वर्ग कहाँ होता है, तालु में, फिर ट वर्ग कहाँ होता है, मुर्धा में, फिर त वर्ग कहाँ होता है, दंत से बोला जाता है, और प वर्ग कहाँ से बोला जाता है, होठ से। तो अगर तुमसे प्रश्न पूछ लिया जाए, प्रश्न पूछ लिया हमारे पास में कि च और छ कहाँ से बोले जाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे च और छ जो है वो कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से बोलेंगे, तालव्य व्यंजन कहलाएंगे। समझ में आ गया? इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो हमको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ये पांचों बातें हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी इन सब के नोट्स में तुमको डायरेक्ट भेज दूंगा, अरे टेंशन नहीं, तो वहाँ से तुम लोग कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास में प्रश्न पूछा जाएगा मेरे से अघोष और सघोष का। अब ये हम लोग थोड़े बड़े हो गए ना, इसलिए अब हमको थोड़ा सा अघोष और सघोष भी पूछने लग गए। अघोष और सघोष क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है? देखो, अगर तुम्हारे गले में कंपन हो, गले में कंपन पैदा करे, है ना, तो वो तो होगा सघोष। अगर कंपन पैदा ना हो, बिना कंपन के बोला जाने वाला जो बोले जाने वाला जो ध्वनि है निकलेगी, उसको हम लोग बोलेंगे अघोष, है ना, कंपन के बिना। अब ऐसे क्या हम कहाँ बोलते फिरेंगे क्या, ऐसे पता कैसे पड़ेगा हमको? हम तो साइंस वाले, हम तो ये मानते हैं कि भाई सभी कंपन से ही तो पैदा होती है। ठीक है, पर हिंदी वाले ऐसे नहीं मानते। हिंदी वाले बोलते हैं कि जो क और ख है उसमें कोई कंपन पैदा नहीं हुआ, पर उसके बाद जो घ और घ है उसमें कंपन पैदा हुआ, गले के अंदर ज्यादा कंपन पैदा करेगा। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलेंगे अघोष और इनको बोलेंगे सघोष। इसी के अलावा हमारे च छ इसमें कोई कंपन नहीं हुआ, ज और झ इसमें कंपन पैदा हुआ। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास में हो गया वही टेट है, डेड है ना, और उसके बाद में तैथ है, दैद है, फिर हो गया हमारे पास में पेफ है, ब भ, इसमें ज्यादा कंपन पैदा होता है। ओके, उसके अलावा जितने भी वो जो इनके आगे वाले लगते हैं ना, ए वाले, है ना, वो ने, न्य, ण, न और मैं, ये सारे सघोष हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, सघोष हैं, इसलिए मैंने सघोष की तरफ लिखा है। ओके, इसके अलावा देखो वो श, 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 इसमें ज़्यादा कंपन पैदा नहीं होता है। इसके अलावा है में बहुत कंपन पैदा होता है, और ये, रे, ले और व में बहुत कंपन पैदा होता है। ये सारे सघोष में आ जाएंगे। सघोष और अघोष समझ में आ गया दोस्तों? ये और बात तुमको याद रखनी है। अब एक और चीज़ जो है हमारे पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जो रह जाती है, वो है हमारे पास में कि जो ये स्वर हैं, वो स्वर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, और वो दो भाग हैं हमारे पास में, एक तो है ह्रस्व और एक है दीर्घ। ऐसे ह्रस्व और दीर्घ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको बोलने में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ को बोलने में ज्यादा समय लगता है। सिंपल सी बात है। तो कम समय वाले कौन से हैं? तो कम समय वाले हम लोग बोलेंगे ए, ई, उ, छोटा उ ये है ना, यहाँ पे ये मात्रा नहीं है, इसको हटा देते हैं। ई और रे हमारे पास में देखो, क्योंकि हम लोग काउंट कर रहे हैं, अभी उच्चारण के हिसाब से बोलेंगे तो रे नहीं आएगा, तो ए, ई और उ बोल दें, है ना। जबकि अगर हम लोग दीर्घ की और लेखन की बात करेंगे तो हम लोग रे भी आएगा। दीर्घ के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? तो दीर्घ के अंदर आ जाएंगे हमारे पास में आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये हो जाएंगे हमारे पास में दीर्घ में। ठीक है, तो दोस्तों ये और बात याद रखनी है। अब ये आ जाए दीर्घ संयुक्त, और ये ऐसी चीज और अगर पूछने लग जाए तो फिर भी उसकी बात थोड़ी है, अपन तो भाई साइंस वाले हैं ना, जितना सार को गई ले थोता दे उड़ाए। तो ये दोस्तों हमारे काम की चीज है, जिसको हमको आनी चाहिए, और ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा इस वाले से। कल हम लोग नेक्स्ट और आगे टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।